पिछले व्याख्यान में हम जिस तथ्य का अध्ययन कर रहे थे वह था भारत में संसदीय संप्रभुता और संसदीय सर्वोच्चता के संदर्भ में स्थिति क्या है। और ये विमर्श इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा हम भारत में और ब्रिटेन के जो संसदीय लोकतंत्र है उसके मध्य में अंतर कर पाते हैं। तो संसदीय संप्रभुता क्या है? संसदीय संप्रभुता को अगर हम सामान्य शब्दों में परिभाषित करें कि ये संसदीय संप्रभुता का अर्थ ये है कि संसद संप्रभु है और कोई दूसरी संस्था उस पर उसकी शक्तियों को मर्यादित नहीं करती है। संसद की शक्तियाँ असीमित हैं और अमर्यादित हैं। इस रूप में संसदीय संप्रभुता का जो उदाहरण है वह ब्रिटेन का संसदीय प्रजातंत्र लोकतंत्र माना जाता है। संसदीय सर्वोच्चता का अर्थ ये है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के संदर्भ में संसद की स्थिति क्या है। यदि वह बाकी दो अंगों यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका की तुलना में सर्वोच्च स्थिति रखती है तो वह संसदीय सर्वोच्चता की स्थिति कही जाएगी। अब ये विमर्श इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय लोकतंत्र, संसदीय प्रजातंत्र, संसदीय लोकतंत्र और ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण अंतर इसी कारण से है। जैसे यानी अगर हम प्रारंभिक रूप से बात समझें कि भारत में, ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है और जो संसद कानून बना दे वही संविधान माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा पारित किए गए किसी भी कानून को, चाहे वह कितना ही अन्यायपूर्ण हो, उसको रोकने की कोई भी व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान में संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है। अगर हम न्यायपालिका की बात करें ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में तो न्यायपालिका औपचारिक रूप से संसद का ही अंग है, क्योंकि प्रिवी काउंसिल जो सर्वोच्च न्यायपालिका है वह संसद का ही अंग है। तो और वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार संसद को और न्यायपालिका को नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर संसद कितना ही अन्यायपूर्ण कानून बना दे तो एक दृष्टि से उस पर रोक लगाने वाली कोई भी दूसरी संस्था मौजूद नहीं है। इसकी वजह से संसद ब्रिटेन में जो स्थिति है उसे हम संसदीय संप्रभुता की स्थिति कहते हैं। अब संसदीय संप्रभुता की स्थिति ये बात करती है कि ब्रिटेन में जनमत के अलावा, यानी ब्रिटिश संसद जनमत के बेस से अगर कोई कानून ना बनाना चाहे तो वह बात अलग है, लेकिन अगर वह चाहे तो दुनिया का सबसे अत्याचारीपूर्ण कानून बना सकता है और उसे रोकने की कोई संवैधानिक व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान में मौजूद नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन की संसद जिन कानूनों को पारित करती है वे सब संविधान की श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन में कोई लिखित मौलिक अधिकार नहीं है। क्योंकि लिखित मौलिक अधिकार नहीं है तो संसद की शक्तियों को रोकने पर या मर्यादित करने पर कोई भी विचार संभव नहीं है। न्याय तो ये कार्य न्यायपालिकाओं को भी नहीं मिला है। जैसे भारत में तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया, लेकिन ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों की रक्षा का जो दायित्व है वो संविधान ने न्यायिक पुनरावलोकन या मौलिक अधिकारों की रक्षा का जो दायित्व है वह न्यायपालिका को नहीं दिया। अब ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च भी है, यानी बाकी दो अंगों की तुलना में महत्वपूर्ण स्थिति रखती है और साथ ही साथ संप्रभु भी है, क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए कानून को कहीं भी चुनौती नहीं दी। अब भारत के संदर्भ में स्थिति क्या है? हमने इस तथ्य रूप में, हमने एक सिद्धांत के रूप में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को नकार दिया हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से, क्योंकि एक लिखित संविधान मौजूद है, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार मौजूद है और साथ ही साथ मौलिक अधिकारों का एक विस्तृत प्रलेख मौजूद है भारतीय संविधान में, जो भारत में संसद की शक्ति पर नियंत्रित स्थापित करते हैं। यानी संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार को चुनौती देती है या कम करती है। तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा बनाए गए कानून पर एक चेक या नियंत्रण स्थापित है न्यायपालिका के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में भारत में संसद की शक्ति अमर्यादित और असीमित नहीं है, वे संविधान द्वारा प्रदत्त है और संविधान के अधीन रहकर ही उसे काम करना पड़ता है। तो भारत में संसदीय संप्रभुता की स्थिति नहीं है, लेकिन भारत में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया। हमारे
संविधान निर्माताओं द्वारा। ये बात शुरुआत में भी है कि संसद को एक की स्थिति कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमने जब संविधान बना तो हमने संसद को एक ऐसे अभिकरण के रूप में देखा जो लोगों के जीवन दशाओं को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए और साथ ही साथ क्योंकि संसद में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, तो ये बात भी महत्वपूर्ण थी कि संसद जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसे बाकी दो अंगों यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका की तुलना में महत्वपूर्ण स्थिति मिलनी चाहिए। ये बात शुरुआती दौर में जब हमारा संवैधानिक विकास हुआ आज़ादी चलती रही, यद्यपि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य जो टकराव हमें देखने को मिलता है शुरुआती दौर में, वह इसी की परिणति कही जा सकती है कि जहां संसद ने व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए कानून बनाने शुरू किए और इसमें संपत्ति का अधिकार आड़े आने लगा, तो न्यायपालिका दूसरी ओर न्यायपालिका को ये अधिकार था कि वह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करे, तो ऐसी स्थिति में टकराव हो पाना एक स्वाभाविक बात थी। तो भारत में यद्यपि संविधान निर्माता संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार करते थे, ये मानते थे क्योंकि संसद जन इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है और लोगों की जीवन में व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए संसद को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इसलिए संसद एक सर्वोच्च भूमिका बाकी दो अंगों की तुलना रखती है। लेकिन संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत भारत में व्यवहार्य रूप में नहीं था एक लिखित संविधान और मौलिक अधिकारों के चार्टर के कारण। अब यही वजह है कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता की स्थिति तो पाई जाती है, लेकिन भारत में संसदीय संप्रभुता की स्थिति नहीं पाई जाती, जबकि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता दोनों ही विद्यमान है। यद्यपि भारत में बाद के वर्षों में न्यायिक पुनरावलोकन का जब विस्तार हुआ तो धीरे धीरे न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी, और यही वजह है कि धीरे धीरे संसद की तुलना में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग बन के उभरी। अब भारत में स्थिति बड़ी विचित्र है कि लोकहितवाद या जनहित की न्याय याचिकाओं के कारण न्यायपालिका को अंतिम अधिकार है सरकार द्वारा पारित किए गए या कार्यपालिका द्वारा किए गए किसी भी काम का पुनर्निरीक्षण करने के लिए। अब ऐसी स्थिति में न्यायपालिका भारत के संदर्भ में उसी मार्ग पर चल रही है जिस मार्ग पर अमेरिकी संविधान का संवैधानिक विकास संभव हो पाया। वहाँ पर भी न्यायपालिका संविधान का तीसरा अंग, व्यवस्था का तीसरा अंग बन गई, क्योंकि वहाँ पर भी न्यायपालिका को संसद के द्वारा कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। भारत में भी ये स्थिति होने के कारण बाद के वर्षों में संसद की स्थिति न्यायपालिका की तुलना में थोड़ी कमज़ोर हुई, और आज भी ये स्थिति है कि न्यायपालिका किसी भी मामले में अंतिम निर्णायक बन गई है।